नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को पुनः सामान्य हिंदी पर पढ़ाएंगे। आज सामान्य हिंदी पर चर्चा होगी जो यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपीसिपाही व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का टॉपिक है समास। समास के एक वीडियो पढ़ चुके हैं, आपने उसको देखा भी होगा और आज उसी के आगे की कड़ी हम बढ़ाएंगे कि जिसमें आप देखेंगे कि समास के भेदों में आपको बताया गया था कि जब हम हिंदी का अध्ययन करेंगे या हिंदी पढ़ते हैं तो समास के 4 भेद बताए जाते हैं, जिसमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, ये 4 भेद होते हैं। किंतु तत्पुरुष समास का भेद या उपभेद कर्मधारय और द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार से हम आप देखेंगे। आज का टॉपिक है अव्ययी भाव समास। जैसे समास पढ़ाते समय आपसे चर्चा किया गया था कि समास में 2 पद होते हैं, या अव्ययी भाव समास में या किसी भी समास में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, या 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जो पद आपके इस प्रकार से हैं, पहला पद होता है 2 पद, जिसको आप प्रथम पद, ध्यान रखिएगा, स्मरण करें, प्रथम पद, और इधर द्वितीय पद। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको आप कहते हैं पूर्व पद, और इसको आप कहते हैं दूसरे पद को उत्तर पद। ठीक है। अब पदों के प्रधानता के आधार पर अव्ययी भाव समास के भेद कर रहे हैं। पदों के प्रधानता के आधार पर या अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। प्रधान होता है और द्वितीय पद अप्रधान होता है या गौण होता है। ठीक है। अब प्रधान क्या इसमें होगा? अब इसमें कौन कौन से पद जुड़ेंगे? पहला पद प्रधान है, या पहला पद, इसको आप कैसे ऐसे भी कह सकते हैं, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय, ध्यान रखिएगा, अव्यय या उपसर्ग होते हैं। पहचानने का सबसे सरल तरीका, अव्यय और उपसर्ग को हम पढ़ा चुके हैं, आप उनको देख लें, स्पष्ट हो जाएगा कि अव्यय किसे कहा जाता है, उपसर्ग किसे कहा जाता है। आप देखे हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है। इस आधार पर हम अव्ययी भाव समास के भेद करते हैं। ठीक है। दूसरा पद यहाँ गौण है। जैसे एक शब्द देखा जाए, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे एक शब्द है या समस्त पद, इसको इस प्रकार से देखें। यहां हम लिखें समस्त पद, समस्त पद के बारे में हम पीछे चर्चा किए थे। समस्त पद किसे कहा जाता है, सामासिक पद किसे कहा जाता है। ठीक है। दूसरा यहां आप लिखें उपसर्ग या अव्यय, और एक यहां लिखें आप विग्रह। समझने के लिए एग्जाम्पल में देखें। जैसे एक समस्त पद है, प्रतिदिन, ध्यान रखिएगा, समस्त पद आपका है प्रतिदिन। इसी को आप सामासिक पद भी कह सकते हैं। अब देखें प्रतिदिन में कौन सा शब्द अव्यय है या कौन सा शब्द उपसर्ग है। ये देखें, ये प्रति शब्द आपका उपसर्ग है और दूसरा पद दिन आपकी संज्ञा है।
और इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। ठीक है, फिर एक शब्द आपके लिए है भर पेट। ये क्या है? समस्त पद है। भरपेट आप समझें, अब इसको यहां समझ ले। जैसे भरपेट यहां आप लिखते हैं, आपने भरपेट लिखा और इसमें दो पद जुड़े हुए हैं, एक पद भर और दूसरा पद पेट। यहां जब आप पेट कह रहे हैं, पेट कहने से दूसरे पद का अर्थ या पहले पद का पेट कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे भर शब्द क्या है? यह आपका अव्यय है। अव्यय का प्राय होता है जिसमें व्यय ना हो, जिसमें खर्च ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। इस भर का जैसे भाव या अर्थ आप देते हैं, वैसे इस भरपेट का या पूरे शब्द का अर्थ निकलना प्रारंभ हो जाता है। आप दूसरा पद यहाँ लिखे हुए हैं, पेट लिखे हुए, पेट का कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। जैसे इस भर का अर्थ निकल रहे हैं पेट भर कर। अब प्रथम पद की प्रधानता आपको दिखाई पड़ी होगी। उसी प्रकार से प्रतिदिन में भी है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से प्रतिदिन है। जैसे यहाँ आप दिन शब्द लिख रहे हैं, प्रतिदिन दो शब्दों के पदों के मेल से मिलके बना हुआ है। प्रति और दिन, दिन दूसरा पद है, प्रति आपका प्रथम पद है। तो प्रथम पद की प्रधानता यहाँ दूसरा पद लिखते ही भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे प्रति आपका उपसर्ग है, इस उपसर्ग का अर्थ आप यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इसका अर्थ लिखते हैं, पूरे शब्द का भाव स्पष्ट होने लगता है। तो यहाँ प्रतिदिन का जैसे है, तो यहाँ दिन लिखा हुआ है, तो प्रति का अर्थ लिखते हैं प्रत्येक। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन। अब बातें स्पष्ट हुई। तो यहाँ भरपेट दो, आइए इसको देख लेते हैं। भर धन पेट, ये क्या है? भर क्या है? जैसे हमने आपको बताया, यह आपका अव्यय है और प्रति क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, अब यहां इसका अर्थ लिखें पेट, और इस भर का अर्थ लिखते हैं प्रथम पद प्रधानता पेट भर कर। इसी तरह से एक शब्द आपके लिए है यथासंभव। यथासंभव, यथासंभव क्या है? यथासंभव एक समस्त पद है। समस्त पद का प्राय बताया गया था, जब समास करने के बाद जो एक शब्द मिलता है उसको आप समस्त शब्द या समस्त पद या सामासिक पद आप कहते हैं। तो यथासंभव में दो पद मिलके बने हैं। पहला है यथा और दूसरा है संभव। ठीक है, यथा क्या है? यथा आपका समझें, यथा क्या है? उपसर्ग है कि अव्यय है? यथा आपका अव्यय है, ध्यान रखिएगा। और संभव क्या है? बस। तो ठीक है, यथा आपका अव्यय है। जैसे इस यथा, यहां संभव लिखने से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, इसीलिए आप क्या करेंगे? जैसे इस पहले पद का अर्थ लिखेंगे, वैसे ही इसका भाव स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप लिखें जहां तक संभव हो। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके अतिरिक्त आइए हम कुछ और आपको बता दें और एग्जाम्पल दे देते हैं। आइए इसी कड़ी में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समस्त पद, उपसर्ग और समास विग्रह अव्ययी भाव के। तो एक समस्त पद या सामासिक पद, एक समास शब्द है आपका प्रत्यक्ष। यहां से कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो प्रश्न ये बन सकता है, आइए देख लेते हैं कैसे, कितने प्रश्न बन सकते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द दे देता है विविध परीक्षाओं में। पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष में उपसर्ग कौन सा लगा है।
और दूसरा जो ये अच्छ है, अच्छ का अर्थ क्या है, या तीसरा अच्छ का अर्थ। और तीसरा प्रश्न प्रत्यक्ष से बन सकता है, प्रत्यक्ष तद्भव है कि तत्सम, तत्सम। और इसी प्रत्यक्ष शब्द में समास कौन सा है। आपने देखा इस प्रकार से अच्छ का अर्थ क्वेश्चन नंबर 1, और प्रत्यक्ष में उपसर्ग क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्यक्ष तद्भव है कि तत्सम क्वेश्चन नंबर 3, और प्रत्यक्ष में समास कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4। या प्रत्यक्ष शब्द का दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से एक शब्द में आपके 5 प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो आपको जब भी कोई शब्द मिले, यूपीटीपीएससी आप दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हो, तो पहले वह शब्द देखते ही पढ़े कम, समझने की ज्यादा जरूरत है समास में, क्योंकि शब्द आप कितना रटेंगे, बहुत सारे शब्द हैं। तो एक शब्द देखते ही उस शब्द में संभावित प्रश्न कितने बन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रत्यक्ष की बात कर डाली, तो प्रत्यक्ष में पहला देखा जाए कि इसमें यह तद्भव शब्द है कि तत्सम। जैसे आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आप देख लेंगे, प्ले लिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है। तो उसमें तद्भव तत्सम की सूची हम ज्यादा ना देके, हालांकि पर्याप्त तो सूची दी गई है जब आरो यारो के लिए आप पढ़े हुए हैं, तो उसमें एक ट्रिक्स बताया गया है। जिन शब्दों में रा लगा हो या जिन शब्दों में ये छ हो, वह शब्द निसंदेह तत्सम होंगे। आप उसको देखें तो ये तत्सम शब्द है। उसके बाद फिर अच्छ, अच्छ की बात आती है तो अच्छ का अर्थ क्या होता है, यक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है। अच्छ आंख का पर्यायवाची होता, आंख यम्बक, इस प्रकार से। फिर दूसरा पूछा जाता प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता, मतलब प्रत्येक आंख के सामने, प्रति माने प्रत्यक्ष, आंख के सामने जो हो उसे आप प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रत्यक्ष में उपसर्ग क्या लगा है, प्रा उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें समास क्या है। तो अगर आपको हमने बताया कि जिन शब्दों में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, वह शब्द अव्ययी भाव समास होगा। तो जैसे आप जानते हैं इसमें अगर प्रति उपसर्ग लगा है तो जाहिर सी बात है यह समास, यह शब्द अव्ययी भाव समास है। इस प्रकार से शब्द एक है और यहाँ से 5 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आइए एक एक शब्दों का विश्लेषण करें। प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्दों के पदों के योग से मिला है, एक प्रति है और दूसरा अच्छ है। अब प्रश्न उठता है प्रति उपसर्ग है कि अव्यय, तो प्रति शब्द आपका उपसर्ग है और अच्छ मीन्स आंख। आप जैसे हमने बताया कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। तो यहां जैसे आप ये दूसरा शब्द अच्छ लिख रहे हैं, अच्छ लिखते ही प्रत्यक्ष का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही। जैसे आप इस प्रति का अर्थ रखते हैं सामने, पहले पद का अर्थ रखते हैं, पहले पद का भाव रखते हैं, इसलिए अव्ययी भाव कहा जाता है। पहले पद का भाव लिखते हैं, बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे आपने अच्छ और इसका भाव लिखे अच्छ आंख, ठीक है, के सामने, प्रति का भाव लिखे के सामने, बातें स्पष्ट हो गई। उसी प्रकार प्रति सैकड़ा, प्रति अब आपको बताने की जरूरत नहीं, प्रति क्या है, उपसर्ग है, पीसीएस में पूछा जाता है, लगाने के लिए वहां आता है उपसर्ग प्रत्यय 10 अंक के होते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक, शत मीन सैकड़ा, शत दूसरा पद है, शत का अर्थ लिखने से, सैकड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं हो रहा, सैकड़ा लिखने से बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जैसे पहले पद का आप भाव या अर्थ आप लिख रहे हैं, बातें स्पष्ट हो जा रही है। इस प्रकार से प्रत्येक सैकड़ा। आइए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अतिवृष्ट, अल्पवृष्ट और अनावृष्ट, 3 शब्द दिए गए हैं। ये तीनों शब्द आपके समास में भी पूछे जाते हैं, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको जब दिए गए वाक्यांशों के एक शब्द पढ़ा रहे थे, वीडियो पड़े हुए आप लोग देख सकते हैं। जो हमारे नए व्यूअर होंगे प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो हम आपको बताए थे कि जैसे 10 किसी परीक्षा में 10, किसी परीक्षा में 5 या किसी में कुछ
दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द आते हैं। आप प्रायः 8-9 इस प्रकार से कर ले जाते हो, 7 भी कर पाते हो, कुछ लोग 5 ही कर पाते हैं, कुछ लोग 1-2 नहीं कर पाते, तो ये 1-2 उनको बहुत विभ्रमित करते हैं। इसके लिए उन्हें करना क्या होगा? तो इसके लिए हमने बताया, जैसे समीक्षा अधिकारी में आता है 7-8 प्रश्न तो आप बड़े सहज रूप से 10 में कर ले जाते हैं। रहता है 3 है, 3 के लिए आपको थोड़ी सी कसरत और मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ समास, जैसे हमने बताया कि अव्ययी भाव को समास को देख लें, कर्मधारय समास को देख लिया जाए और बहुव्रीहि समास को देख लिया जाए। इन तीनों समास को भली भांति अगर हम पढ़ लेते हैं तो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम सहज तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अतिवृष्ट, अतिवृष्ट एक समस्त शब्द है या सामासिक शब्द है जो दो पदों के योग से, एक अति और दूसरा वृष्ट से मिलकर बना हुआ है। तो अब देखिए, वृष्ट शब्द लिखने से, वृष्ट अर्थात वर्षा, वर्षा लिखने से इस अतिवृष्ट का कोई भाव, स्पष्ट बातें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इस अतिवृष्ट में जैसे पहले पद अति का हम अर्थ रखते हैं, बातें स्पष्ट हो जा रही हैं। तो वृष्ट वर्षा की अधिकता या वर्षा की अति, वृष्ट की अधिकता या वृष्ट की अति। तो आप यहां देखा, वृष्ट लिखने से कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ये अति मीन्स अधिकता आप लिखते हैं, बातें स्पष्ट हो जा रही, अर्थात यह भाव प्रधान है। अब प्रश्न उठता है कि अति शब्द उपसर्ग है कि अव्यय है? प्रश्न उठता है। तो ये उपसर्ग और अव्यय दोनों है, उपसर्ग और अव्यय दोनों है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 10 शब्द ऐसे, हमने पीछे आपको पढ़ाया भी है, 10 शब्द ऐसे हैं उपसर्ग जो अव्यय की भांति व्यवहार करते हैं, तो उसको हम पीछे पढ़ाए हुए, उसको आप देख सकते हैं। तो ये अगर देखें आप तो क्रिया विशेषण का हिस्सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का ही हिस्सा है, ठीक है। क्रिया विशेषण का क्या है कि वो क्रिया विशेषण को आप अव्यय कहते हैं। तो ये अति और अल्प, ये दोनों शब्द क्या है? अव्यय है, ठीक है। ये और ये दोनों शब्द आप अव्यय हैं। यहाँ अधिकता है, यहाँ अल्प वृष्टि, वृष्टि अल्प मतलब कमी, वर्षा की कमी, ठीक है। फिर आगे देखें अनावृष्टि, अना, अना क्या है? ये आपका उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ वर्षा का अभाव। फिर उसके बाद यावत जीवन एक शब्द है, यावत धन जीवन, संधि के नियमों के अनुसार ये देखा जाए, यावत, यावत का मतलब जब तक, ध्यान रखिएगा, यहाँ यावज नहीं लिखा जाएगा, यावत नहीं, यावज नहीं लिखा जाएगा, यावत धन जीवन। तो जब संधि करते हैं तो ये का जो है आधा जा में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए यहाँ क्या है? जब तक जीवन शब्द महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। फिर एक शब्द है अजानबाह, अजानबाह शब्द में आप देखें, इसमें आ क्या है? उपसर्ग है, ध्यान रखेंगे, क्या है? उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। जान मीन्स क्या होता है? घुटना होता है, बाह मीन्स बाह होता है। इसका मतलब होता है कि आप जान और बाह, घुटना और बाह लिखने से कोई मतलब नहीं हो रहा, आप घुटना और बाह लिख दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं हो रहा। जैसे इस पहले पद की प्रधानता आप दिखाते हैं, पहले पद का भाव दिखाते हैं, पहले पद का आप अर्थ लिखते हैं, बातें स्पष्ट हो जाती हैं, अर्थात जिसका बाह जान घुटने तक हो, ठीक है। आइए देखते हैं निरोग, निरोग की वर्तनी भी पूछी जाती है, निरोग की संधि भी पूछी जाती है। निरोग में विसर्ग संधि होता है, निरोग में उपसर्ग क्या लगा है? निरोग में नि उपसर्ग लगा है, और निरोग में समास क्या? देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे। निरोग की पहली बात वर्तनी, समीक्षा अधिकारी में कभी पूछा गया है, निरोग की वर्तनी, ठीक है। फिर उसके बाद निरोग में उपसर्ग, ठीक है, निरोग में संधि, निरोग में विसर्ग संधि है, निरोग में नि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से निह धन रोग, निह मतलब नि का निहितार्थ होता है बिना, रोग मतलब रोग, बिना रोग के। फिर उसके बाद नालायक, ना मीन्स निकम्मा, बेकार, बिना, बिना लायक, जो लायक ना हो। ला इलाज, ला माने इसका भी अर्थ निगेटिव होता है, बिना इलाज के। इस प्रकार से आपने देखा कि महत्वपूर्ण अव्ययी भाव समास है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। इसकी सूची हम शीघ्र पीडीएफ के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से एक लंबी चौड़ी सूची आपको देंगे, उसको आप देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ मॉडल पेपर भी विविध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको प्रेषित करेंगे, उसको आप देखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।